नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका साथी दीपक भाटी आपके बीच में है दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजनीति में हमने यूं तो कई हस्तियां देखी हैं। कई हस्तियां ऐसी होती हैं कि मुकाम पर पहुंचने के बाद एक उनके अलग से स्टाइल नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी सौम्यता हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए। बिहार चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव की इन्हीं सरगर्मियों के बीच हमारे बीच में मौजूद हैं भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी। आपका स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाटी जी। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने करंट क्राइम के डिजिटल चैनल पर मुझे आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, बिहार चुनाव चल रहा है, शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि आजकल लोग यही जानना चाह रहे हैं। कल दूसरे चरण का मतदान भी है, रिजल्ट भी आने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है, और चुनाव जीतने के निकट हैं आप, या इंडी गठबंधन से कोई कांटे की टक्कर मिल रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार चुनाव हम सब के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के घटक दल हर चुनाव को चैलेंजिंग लेके चलते हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, उसकी सफलता की बात है, मैं आश्वस्त हूं, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और जो लोग केवल चिल्लाने का काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी लगातार पराजय इस बात का परिचायक है कि वो जमीन पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जदयू के साथ मिलकर जल्दी ही नई सरकार का गठन करें। वैसे भी एक विचार उठा, चुनाव बिहार चुनाव शुरू होने से पहले जो 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में सरकारी स्तर पर डाले गए, योजना के तहत डाले गए, तो विपक्ष ने इसे चुनाव मैनेज करने का आरोप लगाया गवर्नमेंट पे, मोदी जी को भी निशाने पर लिया। इसे आप क्या कहते हैं कि ये कोई बीजेपी ने चुनाव को मैनेज किया इस तरीके से? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार है, सरकार योजनाएं लाती है। बिहार की जनता के लिए ये एक ऐसी योजना थी, इस योजना के माध्यम से बिहार की माता बहनों के लिए सरकार एक सौगात लेके आई थी। तो सौगात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, जनता के लिए कुछ कर रहा, लेकिन विपक्ष को केवल विरोध करना होता है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनकी भी कई प्रांतों में सरकार है, तो करें, ये जनता के लिए कुछ करें ना। कांग्रेस हो, उनके सहयोगी दल हो, जहां जहां उनकी सरकार है, वो केवल उन प्रांतों को, उन प्रदेशों को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हो या एनडीए के घटक दलों की सरकार, हम जनता के हितों को ध्यान में रख के काम करते हैं। वैसे जनता के हितों का ध्यान बीजेपी रख रही है और तमाम योजनाएं चल रही हैं। एक तिलिस्म टूटता हुआ सा नहीं लग रहा आपको कि जैसे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, अब की बार 400 पार, लेकिन गठबंधन की जरूरत पड़ गई, तमाम चीजें हमने इतनी तैयारी की थी, कहाँ समस्या आई, कहाँ कुछ ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है? मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में कोई फर्क नहीं है। जो पहले थी, देश के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए हमारी सरकार काम करती है। हमारे लिए ये कष्टदायक जरूर है कि 2024 में हम जितनी उम्मीद करते थे उतनी सफलता हमें नहीं मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस मन से काम करता है, जिस लगन से काम करता है, उसने उसी लगन से काम किया। विपक्ष के कुचक्र में उनका
जो षड्यंत्र था वो उसमें कामयाब हो गए। उन्होंने संविधान का भय दिखाकर संविधान की पुस्तक को लहरा लहरा के जी कुछ मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया। इसके कारण से जो कुछ ऐसा वोट था वो उसे लेने में कामयाब हो गए। लेकिन जनता सब जानती है, आज उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के हित में, आम जनमानस के हित में, गरीब के कल्याण के हित में काम करता है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सेना पर तैनात जवान हो, उसके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी की। तो मतलब कि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आप कह रहे हैं कि लगभग बीजेपी ने कर ली है। और कितनी गारंटी लेते हैं आपकी एनडीए की सरकार बिहार में कितनी जीत की कितनी प्रतिशत गारंटी लेते हैं कि हाँ जीत के आपकी ही सरकार बन रही है? आपकी पार्टी के लोगों ने, किसी ने 100% कहा है, किसी ने 200% कहा है, आपका प्रतिशत कितना है? मैं कहना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हमें 160 सीटों का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस आंकड़े को टच करेंगे। वैसे सामने तेजस्वी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी का कौन सा फेस है? बीजेपी किसके फेस पे चुनाव लड़ रही है वहां पर? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति वाली पार्टी है। हम साफ रखते हैं, हम ना तो कोई ऐसा मन में भाव रखते हैं कि किसी के प्रति हमें कुछ अलग बोलना है। हमारे नेतृत्व ने जनसभाओं में भी बोला है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, जी चाहे और अन्य नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग सहमत हैं इस बात के ऊपर। बाकी ये पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा, मैं इसमें कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मुझे पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करने का जिम्मा दिया है। मेरी सीमा से बाहर का विषय है वो, लेकिन आपने कहा तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारा नेतृत्व हर तरह से गठबंधन धर्म निभाना जानता है और गठबंधन के व्यक्तियों पर हम विश्वास रखते हैं। चाहे आपने देखा होगा महाराष्ट्र का विषय हो, चाहे बिहार का विषय हो। नीतीश जी के बारे में मैं ये कहूँगा, पिछले चुनाव में वो हमारे साथ थे तो उनकी सीटें कम आई थी और हमारी सीटें अधिक आई थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। तो मतलब कि ये है कि केंद्र की सरकार अब गठबंधन के ऊपर डिपेंड करती है कि विपक्ष को भी खुश करके रखना है तो सब कुछ ठीक ठाक करके रखे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम सभी संगठनों का सम्मान करते हैं, सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते और चलते भी हैं। विपक्ष केवल और केवल सरकार की आलोचना करने का काम करता है। हमारे लिए बड़ा कष्टदायक भी होता है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके विदेशी मीडिया के सामने भारत की आलोचना करते हैं, भारत की सरकार की आलोचना करते हैं। इससे ज्यादा कष्टदायक क्या होगा? आज बदलता हुआ भारत है, मजबूत भारत है, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। वो भारत के प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमें गर्व है। उन्होंने इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, इटली हो, रशिया हो, सब लोग भारत की तरफ देखते हैं। भारत समृद्ध भारत बना है, सशक्त भारत बना है और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज किसी भी क्षेत्र में भारत की छवि अच्छी बनी है। भारत हर तरह से चहुमुखी विकास कर रहा है। जैसा आप कहते हैं कि विदेश में जाके वो बदनाम करते हैं, भारत की छवि खराब करते हैं, भारत में बोलते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, तो कहीं तो बोलेंगे जाके। प्लेटफॉर्म बोलने के लिए है,
देश की जनता ने उनको विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष की पार्टी के रूप में मतदान भी किया है। ठीक है, वो लगातार 50 वर्षों से घटते जा रहे हैं, उनका वोट परसेंट घट रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए देश की जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। कभी वो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, कभी क्या, अभी लगातार वो एक मुहिम चला रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं, कहते हैं कि सरकार हमारी आएगी तो ये जितने अधिकारी हैं सब भुगते जाएंगे। तो हकीकत में क्या आपको दम नजर आता है जो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है? अभी हाल ही में उन्होंने हरियाणा में हाइड्रोजन बम फोड़ के कहा कि ब्राजील की मॉडल का फोटो दिखाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से उसका फोटो लगाकर भी वोट डलवा दिए गए 20-22। तो इस बात में कितना दम नजर आता है आपको, या वैसे ही है सब? झूठ बोलने से सच्चाई दब नहीं सकती। उनके पास केवल असत्य बातों का पिटारा है। वोट चोरी के लिए जिस ढंग से उन्होंने शोर मचाया, सिद्ध करके दिखाए ना। चुनाव आयोग ने कहा, लगातार कहा कि आपको यदि कोई शिकायत है तो दर्ज कराइए, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको प्रस्तुत करिए कि इसका वोट कटा है, ये सही वोटर था, इसका वोट काट दिया गया है। फर्जी वोट कटने पर उनके पेट में दर्द क्यों होता है? इसका मतलब साफ है कि उन्होंने घुसपैठियों के वोट बनवाने का काम उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और इलेक्शन कमिश्नर उनका, निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस देश की मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए उसका जो निरीक्षण का अभियान किया है SIR के माध्यम से, पहले बिहार में और अन्य राज्य में किया, आज 12 राज्यों में SIR लागू हो रहा है। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है जो बोगस वोट है, जो फर्जी वोट है, मृतक का वोट है जी, जो डबल वोट बना हुआ है, जिसके कारण आज विपक्ष थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये वोट कट जाएगा तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, उनके ग्राफ में काफी बड़ी कमी आ जाएगी। तो आप साफ तौर पर यह कह रहे हो कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप कहो तो मैं इसमें बसपा भी ले लूं, क्योंकि बसपा वाले बहन जी हमारी जो है तारीफ भी करती है बीजेपी की, अभी योगी जी की तारीफ करी, क्या ये फर्जी वोट बनाकर चुनाव जीतते हैं क्या? ये जीतते ही कहां हैं, लगातार हारते आ रहे हैं। उनकी स्थिति देख लीजिए। जीत कब मिलती है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है। हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं जी। हम सीजनल लोग नहीं हैं कि केवल चुनाव के समय काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता से काम लेना जानता है और कार्यकर्ता काम करना जानता है। इसी के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और उनकी हार हो रही है। उन्हें दिखता क्या है? उन्हें दिखता है कि वोट चोरी से जीत रहे हैं। उन्हें खुश हो लेना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि उनका कार्यकर्ता कहाँ है, उनका कार्यकर्ता क्या करता है। काम वो नहीं करेंगे, दोषारोपण दूसरों पे करेंगे। हमें तो फक्र है अपने कार्यकर्ता के ऊपर कि उसी के परिश्रम के बल पे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार है, वो लगातार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, चाहे वो केंद्र का है, प्रदेश का है, मैं बारंबार उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो लगातार काम देते हैं, उसी के कारण भाजपा जीतती है। बसपा के बारे में नहीं बताया भाई साहब आपने। बसपा के बारे में मैं इतना कहूंगा, मायावती जी बड़ी नेता हैं और उन्होंने अभी एक बड़ी जनसभा करके, रैली करके अपनी वापसी सिद्ध की है। और मुझे विश्वास है कि वो जिस ढंग से लगी हैं अपने वोट बैंक को साधने में, अपने कार्यकर्ता को संजोने में, कामयाब होंगी। और बसपा अपना जो उसका वजूद है उसको बरकरार रखेगी। बसपा मजबूत हो रही है तो भाजपा को इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई साहब? हम तो
सबको मजबूत चाहते हैं। जब देश मजबूत चाहते हैं तो दलों को मजबूत क्यों नहीं चाहेंगे? और जहां तक बसपा की बात है, मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने बार बार समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इतनी लाखों की भीड़ में योगी जी के लिए बहन जी ने कहा कि जो भी स्मारक है उसकी सुरक्षा, उसकी देखरेख में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, तो एक बड़ा पॉजिटिव संदेश गया बीजेपी के लिए। तो क्यों कोई पर्दे के पीछे का समझौता नहीं हो गया है बीजेपी और बीएसपी के बीच में? बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय धरोहर कोई भी हो, जी उसको बेहतर रखना वहां की सरकारों का एक जिम्मेदारी होती है। पूर्व की सरकारें 2012 से 17 के बीच में जो रही, उन्होंने राष्ट्रीय धरोहर को ध्वस्त करने का काम किया, निरादर करने का काम किया। ऐसे कोई स्मारक थे तो उनको गंदा करने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने इस सब से ऊपर उठ के मायावती जी की सरकार में जो काम हुए, जो स्मारक बने, उसको प्रदेश सरकार की दृष्टि से ये देखा कि ये मेरे प्रदेश में है, इस जी। पूंजी को मुझे सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, जी इसमें क्या गुनाह है? और पूर्व की सरकारों ने खराब मानसिकता से उनका निरादर करना, उन स्मारकों को, उन पार्कों को उस दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा। जी मुख्यमंत्री जी ने उनके उत्थान के लिए काम किया, उनके ऐसे जो भी स्मारक थे उसके लिए भी। और आभार व्यक्त करता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बड़े मंच पे आके उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी का, आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इन स्मारकों को अच्छा बनाने का काम किया है, इनको स्वच्छ बनाने का काम किया है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। नहीं, ये आपने बात भाई साहब बहुत ही विस्तार से बताई। स्मारक मजबूत हो रही है, क्या बीएसपी का मजबूत होने से क्या भाजपा भी मजबूत होती है? और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्हें चुनौती मिलती है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि मायावती जी और अखिलेश जी में कोई तुलना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। अखिलेश जी एक बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश जी को मायावती जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, मायावती जी का उनसे राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम करती है। तो जिस हिसाब से आप बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप उनको बता रहे हैं कि 4 बार के मुख्यमंत्री, बहुत अनुभव है, अखिलेश जी कुछ डिजर्व नहीं करते उनका, कुछ बड़ा तो नहीं सोच लिया है भाजपा ने बहन जी के लिए? हम तो सबके बारे में बड़ा सोचते हैं। हमने, अखिलेश जी ने यदि कुछ काम किए तो उनकी भी प्रशंसा की। हम जानते हैं कि उनके समय में एक एक्सप्रेसवे बना था। जी ठीक है, उस एक्सप्रेसवे में बहुत खामियां रही, और उसकी दूरी भी कैसे बढ़ी, कहाँ लाभ पहुंचाने के लिए उस एक्सप्रेसवे को कहाँ से कहाँ घुमाया गया, सबको मालूम है। लेकिन हम फिर भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन वो एक एक्सप्रेसवे बना के खुश हो गए। आज हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जी और तो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उस पे जाके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारे समय इसका डीपीआर बना था। अरे तुम पे 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की गई, खरीदी नहीं गई, तुम किस मुंह से कह सकते हो? मैं आभार व्यक्त करता हूं बारंबार उत्तर प्रदेश की सरकार का जी कि जनता के हितों के लिए वो काम कर रही है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे
स्टेट राजमार्ग हों और तो और ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं जी वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तो उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार बहुत सराहनीय काम कर रही है। उसके लिए मैं बारंबार प्रशंसा करता हूं। आप उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तम तो तब बनेगा जब पीडीए की चिंता करेगी बीजेपी। उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला बनाया हुआ है, अति दलित पिछड़ा। तो क्या ये फॉर्मूला उनका कुछ आपको लगता है कि दम है या फिर हवाई मामला है? मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इस उत्तर प्रदेश को उन्होंने, उत्तम प्रदेश तो छोड़ो जी, बाकी प्रदेशों से भी नीचे स्तर पे ले जाके छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, धार्मिक आयोजन तक नहीं होते थे, जी पर्व आते थे उससे पहले लोग डरते थे कि कहाँ दंगा हो जाए, कहाँ पथराव हो जाए, जी कहाँ क्या परिस्थिति बन जाए। इस उत्तर प्रदेश को उन्होंने दलदल में डाल दिया था। ऐसी स्थिति, सबसे बदतर कानून व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश विकास की बात करूं तो केंद्र सरकार से जो पैसा जाता था उसको लगाने की स्थिति में नहीं थे जी, तो वो क्या विकास करेंगे? विनाश की तरफ ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश को। पीडीए जो फॉर्मूला है, मेरे को उसके बारे में बताएं, जिस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं और पार्टी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार वाले नारे में यूपी से ही बहुत बड़ा झटका लगा। उनके इस फॉर्मूले ने भी काम किया। आप तमाम तरीके के विकास गिना रहे हुए, तमाम चीज़ें की आप बातें बता रहे हैं, तो फिर जनता ने इतना समर्थन कैसे दे दिया? कैसे बीजेपी पिछड़ गई यूपी में? मैं बताना चाहता हूं कि भ्रमित करने के माध्यम से हो सकता है एक बार किसी को फायदा मिल जाए, उनकी सीटें बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सफल नेता है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सफल हुए, ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल इसलिए कहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी अपने काम के आधार पर, कार्यकर्ता के होमवर्क के आधार पर, सरकार की नीतियों पर, क्योंकि सरकार की नीतियां आम जनमानस के लिए थी। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी था, कह सकते हैं आप ऐसा भी, लेकिन जब काम करता है आदमी तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है क्योंकि काम करता है। केवल और केवल सिर्फ दुष्प्रचार के कारण कुछ मतदाता भ्रमित हो गए, जिसका लाभ उन्हें मिल गया। और मैं बताना चाहता हूं, भविष्य में आने वाला चुनाव है, उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है कि पहले तो उन्हें कैंडिडेट सोचेंगे जी कि हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें। आधा दल तो उनका पहले से दाएं बाएं जा चुका है, और जो बचे हैं उनमें हिम्मत नहीं बची है कि चुनाव लड़ पाए। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और प्रचंड बहुमत से बनेगी। किन के नेतृत्व में? हमारा नेतृत्व तय है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है और उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। इसमें कहाँ संकोच है? माननीय गृह मंत्री जी ने अभी मीडिया के माध्यम से जवाब दिया था। वैसे नेतृत्व तो वही था 2022 के चुनाव में, जब टिकट घोषित होने लगे तो बड़ी भागदौड़ सी मच गई थी। बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि ये भगदड़ जो है वो समाजवादी पार्टी में मचेगी, आपकी पार्टी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? भगदड़ तो बीजेपी में मची थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल से आए हुए लोग भी हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं, प्रतिनिधि भी हैं। ज्यादा स्वागत दूसरे दल के लोगों को ही हो रहा है। कार्यकर्ता का पहले स्वागत है हमारे यहाँ। आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी हैं।
कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, जी कार्यकर्ता के नाते प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी कार्यकर्ता के नाते। बाकी कहीं और भी मंत्री हैं जो कार्यकर्ता के नाते नहीं हैं। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करता है। यदि हमने किसी अन्य व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया है, जी अच्छे विचार का व्यक्ति है, जी तो उसे तभी तो शामिल किया है। उसने हमारी विचारधारा को, पार्टी की नीति रीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार किया होगा, इसलिए उसको शामिल किया है। तो उसे विधायक बनाने में, सांसद बनाने में या मंत्री बनाने में हमें कोई संकोच नहीं जी। अच्छा भाई साहब, मैं ये, आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, आप खुद भी, मैं आपको क्षेत्रीय अध्यक्ष कहूँगा या बड़ा नेता कहूँगा, तो मुझे पता है कि खुद को कार्यकर्ता ही कहकर संबोधित करेंगे। आपकी भागदौड़, ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी दौड़ाई जा रही है, खूब दौड़ाती है पार्टी। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपकी पार्टी को कोई आयाम ना हो। आराम तो मेरे को लगता है कि नहीं करने देती होगी पार्टी। यही हाल कार्यकर्ताओं का भी है। काम तो जमीन पे जाके कार्यकर्ता से ही कराना जी है। जी। तो कोई पार्टी कोई टॉनिक भेजती है कि ये पियो, इसको पीने के बाद ताकत आएगी, नहीं तो आम आदमी के तो बस की है नहीं कि इतना काम कर ले। कोई टॉनिक आता है क्या भाई साहब इस तरीके का? हाँ, मान सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं टॉनिक ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है कि वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दल के लिए काम करता है, इस भारत को मजबूत करने के लिए काम करता है, देश की राष्ट्रीयता के लिए काम करता है, भारत माता के लिए काम करता है। भारत माता से जो संदेश मिलता है वो कार्यकर्ता की पूंजी है। और कार्यकर्ता प्राणपण से भाजपा में इसलिए काम करता है कि वो राष्ट्रभक्त है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त लोगों का समूह है, इसलिए उस कार्यकर्ता में ऊर्जा रहती है, समर्पण भाव से वो काम करता है। देखिए, आपके शब्द जो हैं कार्यकर्ताओं में टॉनिक के साथ और जोश डाल रहे होंगे। एक कार्यकर्ता कब तक कार्यकर्ता रहेगा? मतलब कार्यकर्ता ही जा रहा है, कई योजनाएं निकल गई, बहुत छोटी छोटी व्यवस्थाएं, आयोग के सदस्य होना, नामित होना, जीडीए बोर्ड मेंबरी है, तमाम सरकारी पद हैं, इतने लंबे समय से खाली चल रहे हैं। आप जितने बड़े नेताओं सब अपने पदों पर हो, इसे कब मौका मिलेगा? बहुत टाइम हो गया। कुछ तो आश्वस्त करो मैं तो हमारे मंच से। इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हम सब के लिए लगातार चिंतन भी करता है और कार्यकर्ता को सम्मान भी देता है। मैं बताना चाहता हूं, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकर्ताओं का समायोजन हुआ है। हो सकता है कुछ आपने कहा आयोग, निगम, बोर्ड, चाहे निगम में हो, नगर पालिका में हो, ऐसे कुछ नियुक्तियां रह गई होंगी, वो भी शीर्ष नेतृत्व जल्दी ही करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्राणपण से काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए उसी भाव से उसे सम्मान भी देती है जी, और उसकी चिंता भी करती है। चलिए, ये रही कार्यकर्ता की बात। आपको पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कप्तान बनाया, टीम आपको पुरानी वाली दे दी। अब आप पुरानी टीम के साथ ही लगातार, मेरे ख्याल से आपका भी कार्यकाल लगभग काफ़ी आगे आ गया, समाप्ति की ओर ही होगा, क्योंकि परिवर्तन होने हैं राष्ट्र, प्रदेश और क्षेत्र स्तर पर। आप पुरानी टीम के साथ खेल रहे हैं, आपको तो मौका ही नहीं दिया पुरानी टीम, नहीं अपनी टीम बनाने का। तो इससे कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, टीम यहाँ किसी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, वो दल की रीति नीति के लिए काम करता है जी। किसने टीम बनाई, किसके साथ काम कर रही है, ये कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम हो, जिलों के अध्यक्ष हैं उनकी टीम हो, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आनंद के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता कभी ये नहीं देखता कि मैं
मुझे बनाया किसने है जी और किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संगठन की स्थिति बेहतर है। जितने भी अभियान आते हैं उन्हें हम सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं जी और मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि अधिकतर अभियानों में पश्चिम क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। चलिए, वैसे ये तो बधाई हो आपको कि पश्चिम को आप हमेशा टॉप पर रखते हो, लेकिन देरी हो रही है। अब महानगर की टीम में ही अब जैसे अध्यक्ष बने हैं गाजियाबाद के मयंक गोयल, वही पुरानी टीम जो साथ में चेहरे घूम रहे हैं वो भी थक के बैठने लगे। ये आपके आयाम कितने ही आ रहे हो, ये तो आपका आपका नेतृत्व है या स्थानीय स्तर का नेतृत्व है जिसके बूते सारी चीजें हो रही हैं। बाकी इफेक्ट तो पूरे प्रदेश में पड़ रहे होंगे। तो ये उत्साह जो कम हो रहा है, कब तक घोषणाएं हो जाएंगी, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कुछ तो इस मंच से आश्वासन देके जाओ। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता केवल इस भाव से काम नहीं करता है कि मुझे पद मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। जी हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो पहले दायित्व पे रहे हैं, आज किसी दायित्व पे भी नहीं है, लेकिन वो भी समर्पण भाव से काम करते हैं। और कौन पदाधिकारी बनेगा, कौन पदाधिकारी नहीं बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तत्कालिक विषय होता है तो सब लोगों के मन में रहता है कि मैं इस टीम का हिस्सा बनूं, मैं इस टीम में पदाधिकारी बनूं। लेकिन जो बन जाते हैं पदाधिकारी बनने के बाद उस भाव से काम करते हैं, जो नहीं बनते हैं वो और ज़्यादा इस भाव से काम करते हैं कि मुझे भविष्य में जी पार्टी को काम देगी। नहीं, पता चल रहा है कि अब बात जो है वो जिला पंचायत चुनाव तक के लिए आगे तक चली गई। अभी उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। पार्टी के बहुत आयाम आ गए हैं, थोड़ा सा आयामों पे भी प्रकाश डाल देना। और ये पहले ये बता दो कि अभी 5-6 महीने तो फिर कार्यकर्ता भी बैठे ना कि अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी पद नहीं मिलने वाले। नेतृत्व को तय करना है, कब करेंगे मैं ये कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक केवल पंचायत चुनाव ही नहीं, हमारे यहाँ विधान परिषद का चुनाव भी है, शिक्षक का, स्नातक का। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। विपक्ष कहीं दिख रहा हो तो बताइए। हमारा कार्यकर्ता उसके लिए भी काम कर रहा है, पंचायत चुनाव के लिए भी तैयार है। और मैंने अभी बताया था, हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हम हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। चुनावी मोड उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए संगठन का काम है। जी जो भी अभियान पार्टी देती है उसको कार्यकर्ता सफल करता है। आज मतदाता सूची में संशोधन का काम SIR का जी के माध्यम से हो रहा है, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है कि हमें यदि सहयोग करना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन विपक्ष कहीं दिखता है क्या? आप केवल आलोचना करोगे, केवल ये कहोगे कि कभी EVM को कोसेंगे, मातम मनाते हैं कि जी EVM ने हरा दिया। जी अरे EVM ने नहीं हराया मित्रों, आपको आपके कर्मों ने हराया है। आप कभी काम करना नहीं चाहते। आपका कार्यकर्ता पैरासूट वाला है जो केवल और केवल चुनाव के समय आता है, कहीं दिखता नहीं है। इसी के कारण लगातार आपकी हार हो रही है, चाहे उनके नेता हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों। चुनाव खत्म होगा, जी वो उनके नेता घूमने चले जाते हैं, विदेशों में सैर करते हैं। जी तो अभी कार्यकर्ता वाली बात आप बताओगे नहीं, बाकी तो विपक्ष पे तो देखो हमलावर रहोगे ही, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के नेता हो। मैं कानून व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे जाहिर सी बात है आप तारीफ ही करोगे, लेकिन मैं गाजियाबाद की हाल ही के 2 घटनाक्रम लेता हूँ। अभी एक पार्षद हैं शीतल चौधरी, उन पर हमला हुआ। आप ही के पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की अखबारों में हेडिंग छप रही है कि मेरी जान को खतरा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब कि सरकार में योगी जी के नेतृत्व में पार्टी के ही लोगों के इस तरीके के बोल क्यों सुनाई दे रहे हैं, या ऐसी घटनाएं क्यों आ रही हैं सामने? बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा प्रदेश है, घटनाएं भी होती हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। कोई घटना होती है तो उस घटना का निस्तारण भी होता है। जी जो दोषी हैं वो जेल जाते हैं जी और
मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे आपने कहा कि गाजियाबाद की 2 घटनाएं, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा होगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जहां तक किसी के मन में कोई शंका होगी जी, तो कानून अपना काम करेगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन लोगों का संरक्षण करेगा जिनको भय होगा। चलिए, वैसे मैं थोड़ा सा देश और प्रदेश की बहुत बात आ गई, एक प्रश्न को पूछ के फिर थोड़ा सा स्थानीय लेवल पे आता हूँ। एक तो ये कि विपक्ष बीजेपी पे धर्म के आधार पर बंटवारे का, राजनीति करने का आरोप लगाता है। आप इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है, किसी विशेष वर्ग को अपना मतदाता माने तो माने। हमारे लिए पूरा देश हमारा मतदाता है, पूरे देश की जनता हमारी है, हम सबके लिए काम करते हैं और हमें कोई संकोच नहीं जी, बिल्कुल सीना ठोक के कहते हैं, देश की जनता के हर व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारें काम करेंगी और करती रहेंगी। आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, केंद्र की योजना जितनी भी हैं, क्या हमने जाति देख के, हमने किसी को लाभ जो दिया है वो जाति देख के दिया है क्या? सबके लिए काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान के कार्ड हो, जी, हम सबके लिए काम करते हैं। और आपके माध्यम से पुनः बताऊंगा कि केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आम जनमानस के लिए काम कर रही है। लोक कल्याण की जितनी भी योजना है वो आम आदमी के लिए है, सभी के लिए है, सभी के लिए, उस पे काम कर रही है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना खराब बोलेंगे हमारे बारे में, सरकार के बारे में, उतना ही जनता हमें लाभ देने वाली है, उतना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का सफाया हो जाना है, उनके खाते तक निकलेंगे। चलिए, बीजेपी अपने मिशन में जैसा आप कह रहे हैं वैसे आगे बढ़े। जैसे 30 साल से ज़्यादा आप पार्टी की सेवा कर रहे हो, आपके सामने आए हुए कई चेहरे आज राज्यसभा में भी हैं, एमएलसी भी बन गए, मंत्री भी हैं, केंद्र में भी हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर आ गए। आप, ऐसा नहीं, आप भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर नेता का, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जनप्रतिनिधि सदन में जाके बैठने का सपना होता है। आपका सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा? ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा सपना है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूती से काम करे, हमारी सरकार की जो योजना है वो नीचे तक पहुंचे, हमारा कार्यकर्ता संगठन के काम को ठीक से करे। जहां तक आपने कहा, सदन जाने का सबका सपना होता है, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूं, हम संगठन के लोग हैं, हमारा काम है लोगों को सदन पहुंचाना, इसके लिए हमें काम करना। पहुंचने का मन नहीं करता? निश्चित रूप से हमारा काम करना है, ये शीर्ष नेतृत्व को देखना है कि हमें क्या काम। 2024 में जब जनरल साहब का टिकट कटा, अतुल जी का हुआ, तब अतुल जी का होने से पहले बड़ी मजबूती से आपके नाम पर भी चर्चा चली थी। कहाँ फाउल हो गया या कहाँ गड़बड़ रह गई जो आपका नाम आते आते, घोषित होते होते रह गया? नहीं, मेरा नाम कहीं नहीं था, ना मैंने कभी किसी से निवेदन किया। मैं केवल ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दल और बड़ा हो। संगठन का काम मेरे जिम्मे है, मैं संगठन का काम करता हूं। संगठन का काम क्या है कि अधिक से अधिक प्रतिनिधि जीत के आए हमारे। हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम लड़ाना है जी। हम लोगों को प्रतिनिधि बनाकर सदन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके लगा के चुनावों में सफलता पाना है। केवल ये उद्देश्य नहीं है जी कि हमें स्वयं चुनाव लड़ना। भविष्य में लोकसभा का टिकट, विधानसभा का टिकट मांगेंगे, पृष्ठभूमि तो गाजियाबाद ही होगी ना? मैं पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ,
गाजियाबाद तो मैं पश्चिम क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, तो कार्यकर्ता पश्चिम क्षेत्र का ही हूँ। चेहरे मुझे खिलते हैं पार्टी जब आप कहीं भी काम देगी, मुझे गाजियाबाद जिस आते हो रूप तो। में भी काम देगी, उत्तर प्रदेश में काम देगी, जहां देगी वहां करूंगा। गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिलते हैं आपको देख के। मैं बताना चाहता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलता है। और जहाँ तक गाजियाबाद की बात है, तो गाजियाबाद मेरे लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है कि कोई नया है। मेरी शिक्षा दीक्षा गाजियाबाद में हुई। गाजियाबाद घर भी गाजियाबाद में है ना? मेरा घर ग्रेटर नोएडा में आता है, और ऐसा नहीं है, मैं एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति हूँ। रिश्तेदारी भी गाजियाबाद लोकसभा में ही हुई है? मेरा इससे भी कोई विषय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, पश्चिम क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र है, तो उसी में से एक जनपद गाजियाबाद भी है। तो एक अभी पीछे लोकसभा चुनाव हुआ, ठाकुर साहब के क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हुए गाजियाबाद की सीट को ठाकुर कोटे में ही बताया जाता है, हाथ से निकल गई। उस टाइम पे बहुत सारे आंदोलन भी देखने को मिले, नाराजगी भी देखने को मिली। ऐसा क्यों हो गया? अब कुछ है उम्मीद कि ठाकुरों के हाथ में कुछ आ जाएगा यहाँ पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जातिगत आधार पे काम नहीं करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी जातिगत परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं करती है। कौन सी सीट किस जाति की थी, ये भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, जनरल वीके सिंह जी 2 बार यहाँ सांसद रहे जी। केंद्र सरकार में मंत्री रहे। पार्टी ने उनकी भूमिका चेंज की, आज वो गवर्नर है। और मेरे लिए भी, पार्टी के लिए भी जनरल साहब पहले भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित हैं। आपने भी कहा लोकसभा के विषय पे, मैं बार बार देख रहा हूं आपका ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरा नेतृत्व मुझे आगे भी काम संगठन का दे, जो भी देगा मैं करूंगा। और मेरा चुनाव की तरफ कोई रुझान नहीं है, ना मेरा कोई इस संबंध में कोई निवेदन पहले था ना आज है। पार्टी का जो आदेश होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और सिपाही का काम क्या होता है, जो आदेश मिल जाए उस पर। मेरी उम्मीदों पर भाई साहब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पूरे खरे उतर रहे हो आप, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपको कितना ही टटोल लूंगा, कुरेद लूंगा, आपका अंदर का कार्यकर्ता ही निकलेगा, नेता आप निकालोगे नहीं। अच्छा, आप खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन आप एक बड़े नेता हैं। गाजियाबाद के अंदर एक विषय बड़े दिनों से ज्वलंत है, हाउस टैक्स की बढ़ोतरी का। इसको लेकर कुछ राहत के संकेत देके जाएंगे आप, या पार्टी से बात करेंगे? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जनता के हितों के लिए काम। हाउस टैक्स का विषय आया है, मेरे संज्ञान में भी आया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी मेयर के ऊपर, नगर आयुक्त के ऊपर, और अपनी सरकार के ऊपर, कि हम इसका रास्ता निकाल लेंगे। जो भी टैक्स वाला विषय होगा, ये सरकार के सम्मुख जाएगा, सदन के सम्मुख जाएगा, चाहे नगर निगम का सदन हो, चाहे प्रदेश का सदन राहत हो। मिलेगी जनता को। जनता के हितों के लिए हम काम करते हैं, भविष्य में भी करेंगे, आज भी करते हैं। आपकी सरकार में एक बात बड़ी आम हो चुकी है कि अफसरशाही बड़ी हावी है जनप्रतिनिधियों पर, कि अधिकारियों की ज्यादा चल रही है, जनप्रतिनिधियों की उतनी नहीं चलती। फोन भी कर दें तो किसी को भरोसा नहीं दे सकते कि भाई तेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ है? मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी हुई है, तो पहली प्राथमिकता जनता के काम है। कोई कहता है कि भाई अफसरशाही हावी हो गई है। आज यदि प्रतिनिधियों का कोई विषय आ जाएगा, कहीं कोई ऐसा विषय आ जाए कि इस प्रतिनिधि ने किसी काम को किसी को कह के कुछ करा दिया, तो कहेंगे भाई यहाँ नेताओं की मनमानी हो रही है। ना नेताओं की मनमानी चलती है, ना अफसरों की मनमानी चलती है। हमारी सरकार के एजेंडे के अनुसार ये है कि कैसे प्रदेश का विकास हो, कैसे नगर निगमों का विकास हो, कैसे ग्रामों का विकास हो, इस पे काम करती है। जहां तक अधिकारी हैं और कर्मचारियों की बात आप कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि 2012 से 17 के बीच में भी यही अधिकारी और कर्मचारी थे जी।
क्या परिस्थिति थी? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया इनको। ये पुलिस प्रशासन भी वही है ना जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बदतर मानी जाती। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे उत्तम और बेहतर मानी जाती है। वही आईपीएस हैं, जी वही पीपीएस हैं, वही इंस्पेक्टर हैं, वही आपके सिपाही हैं, उन्हीं से काम कर रहे हैं ना। फिर भी कार्य लेकिन सरकार की मंशा अच्छी होनी चाहिए। हमारी सरकार की मंशा अच्छी है। हमारी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहे जी और इसी पे चाहे शासन हो, प्रशासन हो, प्रतिनिधि हो, सब काम करें। दो शब्दों में भाई साहब, अब इंटरव्यू को हम समापन की ओर लेके जाएंगे। आपके राजनीतिक आदर्श कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नेतृत्व मेरा आदर्श है। मुझे कोई संकोच नहीं कि मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं एक युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता था। उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। एक छोटे से कार्यकर्ता के घर वो आए तो मेरा उत्साह चरम पे चला गया और उसी के कारण मैं आज यहाँ तक काम कर आगे बढ़ा हूं। मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से प्रेरणा ली। मुझे उनके साथ ये नहीं कि बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में कभी काम करने का अवसर मिला हो, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में अवसर जरूर मिला। उनसे मुझे प्रेरणा मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दो शब्दों में, क्योंकि आपके भाव सबके प्रति इतने हैं कि वो निकल आते हैं, दो शब्दों में देश के शीर्ष से लेकर नीचे तक आऊंगा, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। 2 शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश का मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में आज देश की बागडोर है जो 24 घंटे में से 20 घंटे देश के उत्थान के लिए चिंतन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक समर्पित भाव कार्यकर्ता है। हमेशा संगठन के हित में सोचते हैं। सरकार में मंत्री हैं तो सरकार के हितों के बारे में सोचते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हैं। आज भी वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक बूथ के कार्यकर्ता का भी उत्थान चाहते हैं और उसका भी उत्साहवर्धन। मुख्यमंत्री योगी जी, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वासियों का भी सौभाग्य है। वो कार्यकर्ता का भाव भी समझते हैं, उसका उत्थान कैसे करना है, कैसे उसके हितों की चिंता करनी है, कैसे उस कार्यकर्ता को कोई कष्ट ना हो, इसका चिंतन करना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मुझे उनके बारे में इतना ही कहना है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रख लें और ईश्वर उन्हें इतनी सद्बुद्धि दे कि देश का विषय देश में ही रखें। कि आप देश में तो कुछ बोलोगे नहीं, सदन चलेगा तो उसे चलने नहीं दोगे, उसमें अड़चन डालोगे। आपको ईश्वर इतनी शक्ति दें, इतनी बुद्धि दें कि कम से कम सदन के में बाधा ना बने और अपने कार्यकर्ता को काम में लगा दें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, मुझे किसी दूसरे दल के बारे में कुछ नहीं कहना। वो अपने दल को अपने रीति नीति के अनुसार चला रहे होंगे, उनकी रीति नीति यही होगी जो जिस ढंग से चला रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप अपने दल का विकास तो करना चाहें, लेकिन झूठ
फरेब लोगों को भ्रमित करने का काम छोड़ दें। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, मैं पहले भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता हूँ। मैं जो भी नेतृत्व का आदेश होता है उस पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे यहाँ 19 जिले संगठन के हैं जी 19 जिलों में प्रवास करने का काम मेरा है। कार्यकर्ता के साथ खड़े होने का काम मेरा है। उस कार्यकर्ता से संगठन के लिए काम लेने का काम भी मेरा ही है। चाहे सभी जिलों के सम्मानित जिलाध्यक्ष हों, उनकी पूरी टीम हो, उन सब के साथ काम करते हुए पश्चिम क्षेत्र के काम को और बेहतर करने का जो लक्ष्य मैंने तय कर रखा है उस पर मैं काम करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। जिस रूप में भी पार्टी मुझे काम देगी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ पार्टी का। जिस रूप में काम दे, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे किस रूप में काम दे पार्टी। जिस रूप में काम देगी उस रूप में काम करता हूँ, करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। तो पार्टी सत्येंद्र सिसोदिया जी को किस रूप में काम देगी ये बेहतर तरीके से जानता है और ये इनके समर्थक भी जानते हैं कि पार्टी इन्हें आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे मुकाम पर लेके जाने वाली है। और इनके सामने अभी 2027 का भी चुनाव है और बहुत सारी लंबी पारी अभी सत्येंद्र भाई साहब को खेलनी है और ऐसे ही वो मजबूत पारियां खेल खेल के हमारे बीच में आते रहें और उनसे हमारी ऐसे ही गुफ्तगू चलती रहे। और आप सब इसी तरह से करंट क्राइम के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक भाटी, दैनिक करंट क्राइम से एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अप्रिशिएट करिए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद दीपक भाई जी। मैं आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ जुड़ने का, जनता के साथ जुड़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।